चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो भारत पर कैसे साइबर अटैक करते हैं, मतलब किस तरीके से? कुमुद जी, क्या विदेशी ऐप्स भारत के नेताओं की जासूसी कर सकते हैं या फिर सेना की? जीमेल में myaccount.google.com/security-checkup आप एक बारी ये करें, मतलब उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पासवर्ड्स कहाँ कहाँ लीक्ड पड़े हैं। तो ऐसे हमने इतने केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों की वजह से माँ बाप के अकाउंट्स खाली हो गए हैं। कई ऐप्स ऐसी होती हैं कि जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो आप बस नेक्स्ट करते जाते हैं और वो इंस्टॉल हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी परमिशंस वो आपसे ले लेती है जो एक्चुअली में उस ऐप को ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन पर एसएमएस आते हैं, तो जो नंबर से एसएमएस आते हैं वो भी क्या हैकिंग के लिए होते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने कोविड-19 में हर बच्चे के हाथ में एक डिवाइस थमा दिया क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो अब बच्चों को उन डिवाइसेस से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी सेफ तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द माधुरी शो और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो हथियारों से नहीं बल्कि कीबोर्ड और कोड से लड़ी जा रही है। जहां एक तरफ हम डिजिटली बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं तो दूसरी ओर हर क्लिक, हर पासवर्ड और हर ऐप आपकी जासूसी के रास्ते खोल सकता है। कहीं कोई आपकी चैट पढ़ तो नहीं रहा है, कहीं कोई दुश्मन देश आपके डिजिटल सिस्टम को हिला तो नहीं रहा है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारी साइबर एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कुमुद दुबे जी। बहुत स्वागत है आपका हमारी द माधुरी शो में। थैंक यू। सबसे पहले कुमुद जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, साइबर सिक्योरिटी आज के समय पर क्यों ज़रूरी है? हर ऐप, हर मोबाइल, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप भी जानती हैं कि आज की डेट में कितना वल्नरेबल, कितना मुश्किल हो गया है। जितना इन डिवाइसेस ने हमारी ज़िंदगी को आसान किया है, उतना ही कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस की वजह से हम वल्नरेबल बन गए हैं। हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं साइबर रिलेटेड वो बढ़ गए हैं। तो ऐप्स हैं बहुत सारी जो हमारे सुविधाओं के लिए ही बनाई गई हैं, बट उनमें भी बहुत सारी आप किसी को कैमरा की परमिशन दे रहे हैं, किसी को माइक्रोफोन की परमिशन दे रहे हैं, तो किसी और ऐप को लोकेशन की परमिशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है वो हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह घूम रहा है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में आई ऑलवेज से कि डेटा इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट एज योर बेटा। तो आपको जितनी रक्षा आप अपने सुपुत्र या सुपुत्री की करते हैं, उतना ही आपको अपनी रक्षा डेटा की भी करनी है। कुमुद जी, क्योंकि आज के समय पर हम व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप हैक हो जाए तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट्सएप हैक होगा तो आप ही की गलती की वजह से होगा, क्योंकि व्हाट्सएप बड़ा सिंपल सी बात है जहाँ पर वो जब भी किसी नए फ़ोन में आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपसे वो एक 6 डिजिट का कोड मांगता है। तो जब तक वो 6 डिजिट का कोड आप उसको नहीं देते तब तक व्हाट्सएप आपका हैक नहीं होगा, पहली चीज़। और अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही हैक हुआ तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके ग्रुप्स, सब जगह जो हैकर है वो फटाफट मैसेजेस भेजता है। आप मेरी मित्र हैं और आपकी और मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है। आप मुझे मैसेज करती हैं कि कुमुद, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, क्या आप मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकती हैं? तो आपका पहला रिएक्शन, जब मेरे से मैसेज आ रहा है या मेरे पास आपसे मैसेज आ रहा है, तो मेरा पहला रिएक्शन होगा कि मुझे आपकी मदद करनी है। और 10,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगी, फटाफट पहले 10,000 जमा कर देंगी जी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेंगी, शायद मेरे से थोड़ी देर बाद या जब आपको लगे कि मैं सेटल हो गई, आप मेरे से पूछेंगी कि क्यों, क्या हुआ,
ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुम्हें अचानक पैसे चाहिए थे। तो यही वल्नरेबिलिटी का, यही मैनिपुलेशन जो है हैकर्स करते हैं। वो फटाफट आपका व्हाट्सएप हैक होते ही आप 50, 100, 1000 लोगों को अगर मैसेज भेज रहे हैं, 10 तो फंसेंगे, 20 तो फंसेंगे। यही उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है। टारगेट करो बहुत सारे लोगों को, जो आपकी पकड़ में आ जाए, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बट मैं यहाँ पर जो स्ट्रेस करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको व्हाट्सएप हैकिंग से बचना कैसे है। ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने व्हाट्सएप में ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सेटिंग्स में जाकर आप उसको सेटअप कर सकते हैं। तो वो और कुछ नहीं, अगर आपका किसी गलती से आप वो 6 डिजिट का कोड गलती से हैकर से शेयर भी कर देते हैं तो भी व्हाट्सएप आपका हैक नहीं हो पाएगा अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एस्टैब्लिश ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी। और अगर ये जिस तरीके से आपने बताया कि इन 2 पासवर्ड को सेटअप कर लें हम, हाँ। तो इसके बाद व्हाट्सएप हैक होने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। क्या इसके बावजूद भी हैक हो सकता है? ख़त्म ही हो जाएंगे। हैक, देखो हैकर्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। जैसा कि मतलब मैं पहले भी बोलती हूँ कि हमें जो लर्निंग्स हैं, हम ज़्यादा लर्निंग क्रिमिनल से ही सीखते हैं। क्रिमिनल्स जो हैं किसी भी इनोवेशन को सबसे पहले यूज़ करते हैं, तो उनको सारे तरीके मालूम है कि अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड भी है तो वो कैसे उसमें घुसें। बट उनके लिए काम जहाँ बढ़ जाएगा ना, तो वो उस काम में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके लिए आसान काम क्या है कि ईज़िली वो जो 2 फैक्टर, और आप सोचिए कि जब हम इस बारे में इतनी अवेयरनेस फैला चुके हैं, उसके बावजूद मेरी ही बहुत सारी दोस्त हैं, मेरी ही बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, आपका है क्या, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है व्हाट्सएप? अच्छा नहीं, तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज तक भी मेरी बात सुनने के बावजूद अपना व्हाट्सएप, मुझे तो 1 साल हो गया है, 1 से 1.5 साल हो गया मैंने तो लगा रखा है। नहीं किया, नॉट फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पस, बस ये रहता है कि कभी किसी के हाथ में फ़ोन चला जाए या फिर कहीं पर लॉग इन करके, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं, इस वजह से मैंने रख रखा है। सही सोच है कुमुद जी, क्योंकि आज के समय पर मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले के समय पर इतने फ़ोन और मोबाइल्स वगैरह नहीं चलते थे। क्या हमारे मोबाइल्स के जो माइक्स होते हैं वो हमारी बातें सुनते हैं? क्योंकि शायद आप भी इस चीज़ से गुजरी हो, मैं तो गुजरी हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात कर रही होती हूँ, मैं देखती हूँ वही इंस्टाग्राम, फेसबुक पर चीज़ें दिखने लगती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मैंने कुछ ड्रेस की बात की तो वही ड्रेस दिखने लग जाएगी। मैंने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की तो उसी टाइप्स की रील्स आने लग जाएंगी। तो ये सब क्यों होता है? तो आप कभी ब्रेकअप से गुजरें तो सारी जितनी रोने धोने वाली शेरो शायरीज़ हैं वो आपको सुनाई जाएंगी जी। क्यों? क्योंकि वाकई आप सच कह रही हैं कि आपका फ़ोन आपको सुन रहा है। और सुन क्यों रहा है? क्योंकि आपने बहुत सारी ऐप्स को माइक्रोफोन की, कैमरा की परमिशंस दे रखी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, और कई ऐप्स ऐसी होती हैं कि जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो आप बस नेक्स्ट करते जाते हैं और वो इंस्टॉल हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी परमिशंस वो आपसे ले लेती है जो एक्चुअली में उस ऐप को ज़रूरत ही नहीं है। अब इंस्टाग्राम को तो चाहिए, आपका माइक्रोफोन चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर रील बनाती हैं तो आपको वो परमिशन उसको देनी पड़ेगी, वरना वो सुन ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह, तो अब इंस्टाग्राम ने आपको सुना तो ऑब्वियसली वो आपकी रील्स जो है वो उसी तरह की आपको दिखाने की कोशिश करेगा जिस तरह की मूड में आप हैं। आप गाड़ी लेना चाह रही हैं, आप अगर 6 लाख या 10, मतलब आपका बजट है 6 से 10 लाख का, आप अगर उस बीच की एक गाड़ी देखेंगी तो अल्टीमेटली आपको उसी रेंज की बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी दिखाने हुआ है ऐसा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मैं कार उस समय पर ले रही थी, और क्योंकि मैं बातें भी कर रही थी और फिर मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पर वही रील्स आने लग गई थी, कार्स की रील आने लग गई थी, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीख भी रही थी तो वो लर्निंग वाली जो वीडियोस होती हैं वो आने लग गई थी। तो मतलब मैंने ये उस समय पर फील किया
कि शायद हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन का माइक हमें सुन रहा होता है। हाँ, देखिए वो आप ही ने परमिशंस दी हैं इसलिए वो सुन रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है। तो उसको सुन के, और वो अच्छी बात, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन ही इन्वॉल्व है, इसमें अच्छी बात भी है कि आपके लिए वो काम आसान बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें लगाई गई है कि आपने अगर इस रेंज की गाड़ी लेनी है तो आपके लिए वो सोच के रख रहा है कि भाई यही वाली। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होते होंगे। ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही कि एक मैन्युफैक्चरर ने जो डिसाइड कर लिया है कि आपको अगर इस रेंज की गाड़ी लेनी है और आपको वही फीचर्स, वही ऐसा कुछ जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो आपका माइंड भी पढ़ रहे हैं, आपके सर्चेस पढ़ रहे हैं, तो आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आपको किस टाइप की गाड़ी पसंद आने वाली है। पर आपने वो रिसर्च खुद नहीं की, रिसर्च एआई कर रहा है और आपको वो गाड़ी बेच रहा है। हो सकता है जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसने पैसे दिए हों, वो गाड़ी एक्चुअली में उतनी अच्छी ना हो, है ना, मगर क्योंकि एआई ड्रिवन है और मैन्युफैक्चरर के स्पॉन्सर्ड होने के कारण जो रिज़ल्ट है वो आपको कुछ मैनिपुलेटेड आ रहा है। वो आपकी चाही हुई गाड़ी ना हो सकता है, वो आपकी ड्रीम कार ना हो, बट आपको उसके बारे में इतना कुछ ब्लॉग्स आ रहे हैं, व्लॉग्स आ रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं, तो आप उसकी कमियाँ बिना देखे आप उसको चूज़ कर लेते हैं। तो आपके सिर्फ सर्च करने से कोई एआई जनरेटेड मॉडल ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने इसको ये गाड़ी बेचनी है। तो ये मैनिपुलेशन भी है ही, आपका काम आसान भी है। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। बट सबसे वही जो भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है ना, उसको भी मैनिपुलेशन तो है ही, सोशल इंजीनियरिंग है ही, सब कुछ है आज की डेट में, बट उसके बावजूद हम भी कहीं ना कहीं सतर्क होकर अपने हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हैं। वो आपको मना नहीं करता कि आप नया सर्च या जाकर गाड़ी के शोरूम में गाड़ी को ना देखें। तो आपको भी, अगर जैसे हम पहले के ज़माने में किया करते थे कि हम 10 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ देखते थे जिससे पहले, लेने से पहले, बट अभी क्या है, सब कुछ ऑनलाइन होने के कारण आसान भी है और मतलब एक कहीं ना कहीं वल्नरेबल। बिल्कुल। साइबर वॉर क्या होता है? अभी तो लेटेस्ट आपने सुना ही होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि हमारी कई सारी वेबसाइट्स को हैक किया जाए, और खास तौर से खबर भी आई थी अभी बीच में। बिल्कुल। हाँ। उसने 4 वेबसाइट्स हमारी आर्मी की वेबसाइट्स को, आर्मी के स्कूल्स की वेबसाइट्स को, मतलब आप सोचिए कि किस हद तक उतारू था पाकिस्तान अपनी, तो स्कूल की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर, मतलब वैसे सिक्योर होती हैं कि, बट उनके ऊपर उतना वर्क नहीं किया। गवर्नमेंट जो साइट्स हैं उन पे बहुत वर्क किया जाता है कि उनको कोई भी हैक ना कर पाए, बट स्कूल की वेबसाइट्स प्राइवेट लोग बना रहे हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हों, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश पाकिस्तान के जो हैकर ग्रुप्स हैं उन्होंने तो की। ये जब ये हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद की गई या पहले से की जा रही थी? नहीं, पहले से तो नहीं। जो हम साइबर वॉर जो हुआ, जो साइबर अटैक्स हुए, हाँ। पाकिस्तान कोशिश तो हमेशा ही करता रहता है। मैं बताती हूँ आपको, एक APT ग्रुप्स आपने सुना होगा, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स होते हैं जो चाइना और पाकिस्तान के बहुत एक्टिव हैं, और वो गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही उनको सपोर्ट कर रहा है। तो उनके पास वो तमाम गैजेट्स, तमाम तरीके उनके पास होते हैं जिससे वो आपके वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके आपको हैक कर सकते हैं। बहुत इजी है उनके लिए, पर हम लोगों को भी अपना सिक्योरिटी, जैसे जैसे हमें पता चलती रहे हमारी वल्नरेबिलिटीज़, हमें उनको अच्छे से ये करके, मतलब हमें उनको सिक्योर करके अपना एक अपफ्रंट ये रखना है कि हमारी जो साइट्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, उनको कोई भी हैक ना कर पाए। तो स्कूल्स की जो वेबसाइट को हैक करने की जो कोशिश की गई है, वो मतलब स्कूल की वेबसाइट्स को ही क्यों? तो ये क्या करते हैं, ये पहले भी आपने, जब पिछली बार कौन सा, आई थिंक कारगिल वॉर जब हुआ था, तब भी आपने सुना होगा कि ये लोग क्या करते हैं, स्कूल की वेबसाइट्स को हैक करके वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। तो मतलब जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि देखिए
मतलब हम लोग आपसे टेक्नोलॉजी में भी कितने आगे हैं कि हमने आपके स्कूल्स की वेबसाइट्स हैक करके कि हम आपको जब डिजिटली स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम आपको मिलिटरीली तो स्ट्राइक कर ही देंगे। जब हम यहाँ पर आपको पाकिस्तान का झंडा दिखा रहे हैं तो ये सिर्फ डराने की तकनीक, मतलब उससे शायद स्कूल की वेबसाइट हैक करके पाकिस्तान को एज सच कोई गेन नहीं होगा, बट अपना टेक्नोलॉजी प्रोविस दिखाना कि हम आपको परेशान कर सकें, हम आपको किसी चीज़ में खदेड़ सकें। तो जब ये बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है कि जब ये हमारे ब्लैकआउट्स हुए तो पाकिस्तान ने अपने वहाँ पर क्लेम करना शुरू कर दिया कि जो ब्लैकआउट्स हुए हैं हमने इनकी ग्रिड वेबसाइट्स हैक कर ली हैं, उसके कारण हुए हैं। ब्लैकआउट्स हमने किए थे क्योंकि जब ड्रोन्स आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर का हिस्सा था ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल्स का भी था। और जब ड्रोन्स हम पर हमला कर रहे थे, जब भेजे जा रहे थे तो हमने उनको न्यूट्रलाइज करना था। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ब्लैकआउट करना पड़ता है ताकि हमारा जो फोकस हो वो सिर्फ ड्रोन्स के ऊपर हो। तो इस उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लैकआउट्स किए जा रहे थे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। इसी वजह से कुछ जगहों पर जैसे पंजाब के साइड हो गया, चंडीगढ़ में जालंधर, अमृतसर, सांबा, जम्मू, श्रीनगर, यहाँ पर ज़्यादा ब्लैकआउट की तस्वीरें ज़्यादा थे क्योंकि ड्रोन्स यहीं पर भेजे जा रहे थे। तो वो वहाँ पर क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनकी ग्रिड को फेल कर दिया है, हमने उनके ग्रिड की वेबसाइट्स को हैक कर लिया है। तो पाकिस्तान तो आपको पता है कितनी फॉल्स इन्फॉर्मेशंस फैलाता ही है। तो साइबर वॉर के लिए भारत कितना तैयार है? आप हमारी तैयारी इसी हिसाब से जान सकती हैं कि हमने एक भी वेबसाइट, आर्मी स्कूल की भी वेबसाइट हमने हैक होने ही नहीं दी। रियल टाइम में उनके जो एफर्ट्स थे हमने उनको थ्वाट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको खारिज कर दिया, उनको उसी समय मुंह की खानी पड़ी। तो आप समझ ही सकती हैं कि कुछ भी ना टेक्नोलॉजिकली ना मिलिटरीली पाकिस्तान हमें कोई भी नुकसान पहुंचा पाया। चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, क्योंकि चीन के हैं और भारत के रिश्ते भले ही अभी थोड़े नॉर्मल हुए हों, लेकिन ये सभी के सामने चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो भारत पर कैसे साइबर अटैक करते हैं, मतलब किस तरीके से? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एपीटी ग्रुप्स हैं चाइना और ये एक्टिव हैं, दे आर वेरी एक्टिव। इनको बोलते हैं एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स। तो पाकिस्तान भी और चाइना भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। तो मैंने जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इनके पास तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम कंप्यूटर्स, तमाम जितनी भी इनको फैसिलिटीज़ होती हैं वो दी जाती हैं और गवर्नमेंट बैक्ड इनको बोला जाता है कि आपको इंडिया की साइट्स को टारगेट करना है। तो ऐसा नहीं है, हुआ भी है। आपको याद होगा एम्स की साइट हमारी 2020 में या 2021 में कभी हैक हुई थी, तो बहुत सारा डेटा हमारा लीक हुआ था। लीक होने के कारण वो डार्क वेब पर पहुंच गया था, बट वो था हमारा कि हमने उसके बाद एक्शन लिया। बट बहुत सारी चीज़ें उसके ये लर्निंग्स के साथ हम प्रोएक्टिवली करते हैं। हम अपने सर्वर्स को और मजबूत बनाते हैं, हम अपने साइबर सिक्योरिटी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करते हैं ताकि ये इस तमाम तरह के जो हम पर अटैक्स करने की कोशिश है हम वहीं के वहीं उनको खारिज कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम भारत में बहुत यूज़ करते हैं। आज के समय पर यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जो इंस्टाग्राम हम यूज़ करते हैं, फेसबुक हम यूज़ करते हैं, इसका डाटा जो है वो भारत में ही रहता है या अमेरिका भेजा जाता है? नहीं देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये लोग तमाम जो है आपने देखा ही होगा, ये सारे एनक्रिप्टेड जो एप्स हैं ये सब। तो इनसे तो डेटा इवन गवर्नमेंट को अगर निकालना होता है तो हमें बड़े ही लीगल प्रोसेस के थ्रू इन कंपनीज़ को हमें अप्रोच करना पड़ता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही मांगती हैं, इवन इन द केसेस जहाँ पर हमें ये मालूम होता है कि हमारे को किसी एक अकाउंट से थ्रेट है। तो ये बहुत तमाम सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कई बार हम लोग एज अ पर्सन हम लोग इतने वल्नरेबल होते हैं कि हमारे कुछ डेटास
पासवर्ड, जैसे कि हो सकता है आपका पासवर्ड आप अपनी एक बहुत अच्छी मित्र को बता के रखती हूँ, या फॉर दैट मैटर मैं अपना पासवर्ड मैं सपोज़ अपनी मदर को बता के रखती हूँ कि कल को कुछ हो तो मतलब मेरी मदर के पास होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो अब मेरी मदर उतनी साइबर स्मार्ट नहीं है, तो हो सकता है वो कहीं पेपर पे लिखकर या कहीं अपने ही किसी फ़ोन के नोटपैड पे लिखकर वो छोड़ दें। तो अगर वहाँ से लीक हो जाता है या कुछ ऐसा, तो डार्क वेब पर ये डेटास जो हैं ये लीक होकर पहुँच सकते हैं और इन पर अटैक किया जाए। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट एक बार ही हैक हो गया था। हाँ। तो तुरंत हमने उसको रिकवर कर लिया, बट वल्नरेबल तो है ही ना। बिल्कुल। तो आप क्या होता है, कई वल्नरेबिलिटीज़ को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़, जो सॉफ्टवेयर में जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है तो कोड ही, तो उसमें बग्स होंगे ही। तो वो शुरू में ही बग है, बट समहाउ आप उसको नहीं डिटेक्ट कर पाए। अगर हैकर उस बग के पास पहले पहुंच गया तो वो आपका डेटा वल्नरेबल हो गया, वो ब्रीच हो गया और वो लीक हो गया। पर ऐसा नहीं है कि आपका डेटा कोई अनसेफ है। आप बहुत अच्छे उसमें वो करें, बट खुद सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बात ये हो जाती है ना कि आज के इंस्टाग्राम की हम बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी इंस्टाग्राम पे चैट्स करते हैं हम दोस्तों के साथ। बहुत से लोग हैं जो पर्सनल चैट्स भी करते हैं, तो सवाल आता है मन में कि कहीं ऐसा ना हो हमारी चैट्स का जो डाटा है वो पहुंच रहा हो कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा ना आप पर सर्विलेंस की जाती है, ना ही बहुत इजी है, क्योंकि ये सारी चैट्स आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज भी करते हैं तो आप पढ़ते होंगे, ऑल द मैसेजेस इन दिस चैट आर एनक्रिप्टेड। तो ये एक्चुअली में एनक्रिप्शन होता है। आपको अगर अपने डिवाइस, मतलब अगर आपका डिवाइस किसी गलत हाथ में लग गया, किसी हैकर के हाथ में लग गया, तो वो कोई ऐसी ऐप डाल सकता है कि आपका स्क्रीन ही शेयर हो रहा है। अगर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा होगा तो आपकी चैट्स दिख रही हैं, बट वो सिर्फ तभी हो पाएगा अगर आपने कोई गलती करी है। आपका डिवाइस अगर कहीं ना कहीं गलत हाथों में कभी ना कभी पहुंचा है, बट एज सच सरकार या कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी एनफोर्समेंट एंटिटी आपके डेटा को ना पढ़ती है ना पढ़ सकती है, अनलेस उनको, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको शक भी है टेररिज्म का किसी एक बंदे पर या किसी एक ग्रुप पर, तब भी आपको पूरे लीगल प्रोसेस के साथ इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट करना होता है। तब भी कई बार आपको सिर्फ मेटा डेटा ही मिल पाता है कि चैट्स कहाँ हुई, किस आईपी एड्रेस से हुई। आपको एक्चुअल चैट्स में पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा लीगल प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा पेगासस। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत सियासत भी चली थी। बिल्कुल। कई बार हमने अगर हम देखें तो ग्लोबली भी हमने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है। तो पेगासस जैसे स्पाईवेयर कितने खतरनाक हैं? पेगासस तो वो है, मतलब देखिए उसका तो पर्पस ही यही था कि वो सर्वेलेंस के लिए ही बनाया गया था। पर पेगासस मैं और आप जैसे लोग, हम लोग खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो उसका लाइसेंस आता है या उसको, तो वो गवर्नमेंट्स ही कर सकती हैं, वो एक आम आदमी तो कर भी नहीं सकता। बट हाँ, आम आदमी के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर हम वैसे भी बात करें गवर्नमेंट के लिहाज से, पेगासस ने तो कितना डैमेज किया ही था, कितना हम लोगों को डैमेज भी, और हम लोगों ने भी काउंटर अटैक भी पेगासस के थ्रू किए हुए हैं। कुमुद जी, क्या विदेशी ऐप्स भारत के नेताओं की जासूसी कर सकते हैं या फिर सेना की? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बिल्कुल कर सकते हैं। हमने, आपको याद होगा कि एक पेगासस करके सॉफ्टवेयर हमने सुना था जो एक स्पाईवेयर है, और कुछ 5 लोगों के फ़ोन में ऐसा पाया भी गया था कि वो स्पाई कर रहा है। बट लीगली हम नहीं कर सकते। जो नॉर्म्स हैं, जब तक आपके पास लीगल परमिशन नहीं है टू स्पाई ऑन एनी इंडिविजुअल्स फ़ोन, तब तक आप नहीं कर सकते। बट अगर आपको कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास परमिशंस होती हैं कुछ स्पेशल, नॉट, आई वुड नॉट से लोगों पर, इंडिविजुअल्स पर, बट वो किन्हीं ग्रुप्स पर, जहां अगर आपको ऐसा लगे
कि ये ग्रुप्स जो हैं ये आइडेंटिफाइड हैं जो पहले भी कुछ नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुके हैं, तो उन ग्रुप्स पर स्पाइंग होती है। उसी तरह हमारा आईबी काम करता भी है, तभी वो जो चीज़ें हैं वो रियल टाइम में पता लगा सकता है। बट एज सच, एज एन इंडिविजुअल, आप और मैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी थ्रेट हमारे फ़ोन्स पर, हमारे डिवाइसेस पर किसी और के कारण नहीं है। जो है हमारी अगर अवेयरनेस नहीं है तो थ्रेट सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे को टच कर सकता है। ओके, व्हाट इज़ वीपीएन? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नाम आपने भी सुना होगा। ये क्या करता है, जो आपका रियल आईपी एड्रेस है उसको मास्क कर देता है। जहाँ से आप कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं उसको मास्क करके एक दूसरा आईपी एड्रेस दिखाता है सामने वाले बंदे को, जिससे उसको ये लगता है कि आप कहीं और से लॉग्ड इन हैं। बट आप लॉग्ड इन कहीं और से होते हैं। यूजुअली देखिए, आप वीपीएन अगर डालते हैं, कंपनीज डालती हैं अपने लैपटॉप्स वगैरह में जो अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, तो वो इसीलिए होता है कि कोई भी ट्रैकिंग, क्योंकि कंपनीज जो हैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पे अपने प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो उनके लैपटॉप्स पर होती हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए वीपीएन्स यूज़ करती हैं। अब धीरे धीरे इंडिविजुअल डिवाइसेस में भी लोग डालने लग गए हैं वीपीएन्स। तो जब आपको कोई गलत हरकत करनी होती है या कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करनी है जहाँ पर आप नहीं चाहते कि आपकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो, या क्योंकि आप डिजिटल फुटप्रिंट तो हर जगह छोड़ते हैं, तो अगर आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाना है, आपकी रियल लोकेशन नहीं दिखानी है, आपका रियल आईपी एड्रेस नहीं दिखाना है, उस केस में आप वीपीएन्स यूज़ करते हैं अपने आप को। लेकिन क्या ये सच में सिक्योरिटी देता है? सिक्योरिटी नहीं, मास्किंग देता है। वो आपको बचाता है, शील्ड करता है आपका रियल आईपी एड्रेस। लेकिन तो अगर कोई पता लगाना चाहे तो लगाया जा सकता है? बिल्कुल टूल्स हैं जो आपको आपके रियल, तो इसी तरह हम साइबर जो हम एक्सपर्ट्स हैं, वी वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ताकि हम ऐसा कर सकें, क्योंकि बहुत आसान है अदरवाइज क्रिमिनल को छुपना, बट हमारे पास भी तरीके हैं उनको पकड़ने के। अगर आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप मतलब हैक हो जाए किसी इंसान, किसी व्यक्ति का, तो मतलब कैसे सेटल की जा सकती है? हाँ, तो पहले तो ये आपको पता कैसे लगता है कि आपका फ़ोन हैक्ड है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कभी कुछ अनयूजुअल चीज़ें होने लग जाएं, या फिर ऐसा कि मैंने ये चीज़ लैपटॉप में नहीं की लेकिन हो रही है, या फिर हैंग बहुत ज़्यादा करने लग जाए, उस समय पर थोड़ा सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आज के समय पर अगर हम डिजिटली बात करें तो पर्सनली मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं है। तो बहुत कोई एक तरीका नहीं है ये जानने का कि आपका फ़ोन हैक्ड है नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ देखूं और मैं बोल दूं कि नहीं ये तो हैक नहीं है। कैसे पता लगा? तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो हमें चेक करने पड़ते हैं कि फ़ोन में क्या क्या सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं, क्या क्या ऐप्स डली हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपने परमिशंस दे रखी हैं अपने। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं शेयर कर रही हूँ जो शायद हेल्पफुल रहे, जस्ट ये जानने के लिए कि कहीं गलती से आपने कहीं कोई कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं की हुई, एसएमएस फॉरवर्डिंग तो नहीं की हुई, आपके कोई भी डेटा जो है, कोई भी कॉल जो है वो कहीं और तो नहीं जा रही। उसके लिए एक बड़ा इजी सा तरीका है, *#67# आप अपने फ़ोन पर डालिए, कॉल करिए और आपको ये पता चल जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जहाँ पर आपने अननोइंगली कोई अपना डेटा, कोई अपनी कॉल, कोई अपना OTP, कोई अपना SMS आपने फॉरवर्ड कर रखा है। तो ये एक सिंपल तरीका है, बट सिर्फ ये तरीका नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रैक करनी पड़ती हैं ये देखने के लिए कि आपका फ़ोन हैक्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। ये तो फ़ोन का हो गया, लेकिन अगर आपका किसी का लैपटॉप हो जाए, किसी का कंप्यूटर हैक हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपका अगर ऐसी कोई, अगेन आपको कोई एक चीज़ नहीं है जो आपको चेक करनी है। एक तो आपका जीमेल जो है, आप यूजुअली देखेंगे कि आपका जीमेल, वही जीमेल आपका फ़ोन पे भी लॉग्ड इन होता है और वही जीमेल आपका लैपटॉप पे भी लॉग्ड इन होता है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स जीमेल ने आपको दे रखे हैं जो कि एक्सेसिबल हैं। आप अपनी जीमेल की भी चैट्स जो है वो, चैट्स कह रही हूँ, जो मेल्स हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जीमेल में आप
फर्दर फ्यूचर OTPs भी निकाल कर रख सकते हैं और अपने ही फ़ोन से या लैपटॉप से आप जो ऐप्स हैं वो ऑनलाइन डिलीट भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं फ़ोन पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने आप वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर देती हैं जहाँ पर आपने कोई सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में डाला हुआ है। अब आप कहेंगे मैं जीमेल से ही लॉग आउट कर दूँ। जीमेल में myaccount.google.com/security-checkup आप एक बारी ये करें, मतलब उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पासवर्ड्स कहाँ कहाँ लीक्ड पड़े हैं। लीक्ड एज इन कई बार आपने देखा होगा, आपको लॉगिन करना होता है तो बोलते हैं लॉगिन थ्रू गूगल। तो आपने गूगल के थ्रू लॉगिन कर लिया, अब वो पासवर्ड परमानेंटली आपकी उस ऐप या जिस भी आपने वेबसाइट पर लॉगिन किया था, अब वो हमेशा के लिए वहाँ चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता चल जाएंगी अगर आप लैपटॉप हैक हो गया या मतलब हाँ, तो आपको मतलब बेसिकली कोई एक सिंपल स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर जीमेल का जिक्र किया है, हाँ, मैं एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी। हैव आई बीन पाउंड, PWNED, इस वेबसाइट पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके पासवर्ड्स जो हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पर लीक्ड हैं। आप वहाँ जाकर अपने आप को लॉग आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, देयर इज़ नो वन पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपको ये बोल दे कि हाँ मैंने ये चेक कर लिया तो आपका लैपटॉप हैक नहीं है, ये नहीं किया तो अब आपका हैक्ड है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिनको आपको चेक करना चाहिए, तब आप जाकर श्योर हो पाएंगे कि। और फिर ये सब छोड़िए, डार्क वेब, डार्क वेब पर आपका डेटा लीक्ड हो सकता है। तो क्योंकि आपने डार्क वेब का यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो मैं चाहूँगी उसे आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो भी अच्छे से समझें। देखिए, डार्क वेब है कुछ भी नहीं, है एक इंटरनेट ही, राइट? जैसा कि हमारा इंटरनेट रहता है जो आप नॉर्मली गूगल के थ्रू एक्सेस करते हैं, बट डार्क वेब जो है आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ टॉर ब्राउज़र से। एक ब्राउज़र स्पेशली उसके लिए रखा गया है। तो इसका जब इजाद हुआ था तो इसका इजाद हुआ था एनोनिमिटी के लिए। तो सिर्फ ख़राब चीज़ों के लिए ही डार्क वेब यूज़ नहीं होता है। कई जैसे कि ये आपने स्नोडेन का नाम सुना होगा, जो जिन्होंने जब US गवर्नमेंट उनको ऐसा लगा था कि स्पाई कर रही है कुछ चीज़ें जो उनको सही नहीं लग रही थी, वो NSA के साथ काम करते थे, तो उनको ऐसा समझ में आया कि सर्विलेंस जो है वो चल रही है। तो उन्होंने डार्क वेब यूज़ किया था ताकि वो एनोनिमस रहें, बट ये बताने के लिए कि दीज आर द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन मतलब गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स। तो उसके लिए फिर जर्नलिज्म में भी कई बार आपको ये डर होता है कि कहीं मैं कुछ अगर सर्च कर रही हूँ तो वो किसी को विजिबल ना हो, मैं एनोनिमस रहूँ। अगर मैं किसी एक टॉपिक पर कोई एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है जिस पर आप रिसर्च कर रही हैं, जिस पर आप एक स्टोरी बनाना चाह रही हैं, उसमें भी आप डार्क वेब का यूज़ करते हैं। तो एज सच डार्क वेब जो है वो गलत नहीं है, बट उसको ऑब्वियसली क्योंकि एनोनिमिटी है। तो डार्क वेब का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इंडिया यूज़ करता होगा अगर उसे किसी देश की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो। कहना ऐसे बहुत इंडिया को बहुत बार फ़ायदा भी हुआ है। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब पर पकड़ी हैं। एक बेंगलुरु का बंदा था जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था डार्क वेब पे, उसको पकड़ा गया। और बहुत इम्पोर्टेंट केरला में एक आपने सुना हो किस्सा जहाँ पर ISIS के कुछ लोगों ने हमारे केरला के कुछ 10-15 लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि उनको वो ISIS में शामिल होने को रेडी हो गए थे। तो ये सारा कुछ होता क्यों? क्योंकि एनोनिमिटी है। तो वहाँ ये सारी, इसलिए वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वहाँ एनोनिमिटी है, तो आपको कोई डर नहीं होता। तो बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं उसमें, बहुत सारे, मतलब कोई एक आम आदमी कई बारी शायद वो डेटा देख ही नहीं सकता। अगर मैं बताऊं आपको हाउ टू कुक अ वुमन अलाइव,
ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको डार्क वेब पे। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं वहाँ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज़, जैसे वही ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो करेंसी में वहाँ सारी डीलिंग्स होती हैं। तो बहुत कुछ जो है आप लोगों से हाइड किया जाता है, मतलब एक आम इंडिविजुअल से। पर ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट को भी अपने यूज़ के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आए, तो जो I4C हमारी इंडिया की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो भी डार्क वेब पर जाकर ही, जो अभी ये पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको अल्टीमेटली डार्क वेब पर ही जाना पड़ेगा कि ये कहाँ ट्रांजैक्शंस हुई, कैसे, क्या हुआ एग्जैक्टली, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन लीक हुई। तो ये होता सब डार्क वेब पर ही है, सब डार्क वेब पर। बिल्कुल। बट उसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स ज़्यादा हैं। वही बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि उस पर एनोनिमिटी के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग आप इंडिया में ऐसे तो कर नहीं सकते, तो आप थ्रू डार्क वेब करते हैं। वेपन्स की खरीदारी फिरोत आप ये सब नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज़ के इतने सारे वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ों के लिए, और क्रिमिनल्स जो हैं उस चीज़ को यूज़ करते हैं। एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे, क्योंकि आपने यहाँ पर जीमेल का जिक्र किया था और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जीमेल पर आपको कोई भी ऐसा मेल आ रहा हो, स्पैम मेल आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर क्लिक करें, क्योंकि हो सकता है आपके फ़ोन को हैक करने के लिए वो आ रहा हो। तो ये कुछ अवेयरनेस, ये बिल्कुल फिशिंग बोलते हैं इसको। तो फिशिंग टेक्निक होती है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये लिंक जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके क्लिक करने के लिए, क्योंकि आपको कई बार आपको लालच दिया जाएगा कि ये अमेज़ॉन का एक गिफ्ट वाउचर आपके लिए आया है और आपको किसी आपके नोन ने भेजा है, तो आप उस पर क्लिक करिए और आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। और एक होता है डर कि कहीं इस लिंक में आप तो नहीं, कहीं ये न्यूड फोटोज़ तुम्हारी तो नहीं, तो फिर आप उस लिंक को क्लिक कर देंगे। तो जहाँ ये जो सस्पिशियस लिंक्स आपको डर के या लालच के तरह से आपको अगर भेजे जाते हैं और उन पर आप क्लिक करते हैं, तो बहुत ऑब्वियसली आपका हैक होने का, आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, आपके डिवाइस को हैक होने के चांसेस हैं। फ़ोन पर एसएमएस आते हैं, तो जो नंबर से एसएमएस आते हैं वो भी क्या हैकिंग के लिए होते हैं? देखिए, कोई भी लिंक, ये बार बार एयरटेल भी आपको बोलता है, आपको जितने भी आपके प्रोवाइडर्स हैं, बैंक्स हैं, टेक्स्ट एसएमएस जब वो आते हैं, वो हमेशा आपसे यही बात बोलते हैं कि कोई भी लिंक, कोई भी KYC अपडेट, कोई भी और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हम एसएमएस या फ़ोन के थ्रू आपसे नहीं मांगते हैं। तो ये अवेयरनेस आजकल बहुत फैलाई जा रही है। उसके बावजूद अगर हम कोई लिंक क्लिक करके किसी ऐप पर चले जाते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो सतर्कता की कमी तो है ही। और हाँ, ये बात भी है कि देखिए, अचानक से मोबाइल जो है बहुत लोगों के हाथों में आ गया। जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, जो लोग जानकार भी नहीं, खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर हम बात करें आज के टाइम पे 10 साल के बच्चे हो गए, 11 साल के बच्चे हो गए, इन लोगों के हाथों में मोबाइल उनके पेरेंट्स आराम से दे देते हैं। और ज़्यादातर अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हमने कोविड-19 में हर बच्चे के हाथ में एक डिवाइस थमा दिया, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो अब बच्चों को उन डिवाइसेस से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। पर आप कर क्या सकते हैं, उनके हाथों में जो आप डिवाइसेस दे रहे हैं उनको आप खुद कंट्रोल करें। बहुत सी ऐसी ऐप्स आती हैं जो पेरेंट और चाइल्ड ऐप्स होती हैं। तो अगर आपको चाइल्ड के कोई फ़ोन में ऐप डालनी भी है, तो आप वो मॉनिटर कर सकती हैं अपने फ़ोन के थ्रू। फिर ऑब्वियसली जो जीमेल आप अपने चाइल्ड के फ़ोन में डाल रही हैं, वही आप अपने यहाँ भी इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि देखने के लिए कि आपका बच्चा कोई और गलत चीज़ तो नहीं कर रहा। गेम्स के थ्रू आजकल कितनी बार कितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा गेम खेल रहा है और आपको सामने नहीं पता कि जो सामने वाला जो गेम आपके साथ खेल रहा है
वो कौन है। तो वो आपको वही सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको मैनिपुलेट करके बच्चे को मैनिपुलेट करना तो बहुत आसान है। बहुत आसान। और ऐसी न्यूज़ आई भी बिल्कुल, थी कि बहुत ज़्यादा जब बच्चे गेम्स खेल रहे उस दौरान मैनिपुलेट किया गया है। हाँ। और इसी वजह से पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अवेयर किया गया कि ऐसे ही फ़ोन देकर उनके हाथों में अकेले उन्हें ना छोड़ें। बिल्कुल। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है मेरे मन में भी आ रहा है, गेम खेलते वक्त बहुत सारी ऐसी लिंक्स आ जाती हैं। हाँ। और गलती से उन पर क्लिक हो जाता है, क्या वो सेफ़ हैं या फिर मतलब नहीं, मतलब देखिए डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी सेफ तो नहीं है। क्यों? और बच्चे की गेम्स, उसमें लिंक आपको डालने का मतलब क्या है? बच्चा गेम खेल रहा है, लिंक आपके पास क्यों आएगा? कई गेम्स ऐसी हैं जो आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इस लेवल को पार कर गए तो आपको इतने कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, इतने कुछ आपने शायद रोब्लॉक्स का नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस गेम है बच्चों की। उसमें रोबॉक्स पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उसके वर्ल्ड में, रोब्लॉक्स के वर्ल्ड में आपको अगर कोई खरीदारी करनी है, सपोज आपको आइसक्रीम लेनी है इन द रोब्लॉक्स वर्ल्ड, तो आपको उसके लिए 20 रोबॉक्स पॉइंट्स लगेंगे फॉर एग्जांपल। पर आपके पास 10 ही हैं। अब आपके पास 20 कैसे आएंगे? तो आपको फिर बोला जाता है कि आप ये लेवल पार करिए तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड से रोबॉक्स पॉइंट्स खरीद भी सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं, या उसके पास अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो वो आपको दे सकता है। अब वो बंदा जिससे आप रोबॉक्स पॉइंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन है ये आप नहीं जानते। वो बोल रहा है, हो सकता है कि वो आपके नाम ले कि मैं तो आपका ये वाला फ्रेंड हूँ जो आपके साथ खेल रहा हूँ, बट असली में उसके पीछे कौन चेहरा है वो आप नहीं जानते। और बच्चे वल्नरेबल हैं, बच्चे सोचेंगे कि अरे मेरे को तो रोबॉक्स पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे हमने इतने केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों की वजह से माँ बाप के अकाउंट्स खाली हो गए हैं। AI का यूज़ बहुत हो रहा है आपकी हम बात करें तो AI का यूज़ जिस तरीके से हो रहा है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं? क्या वो भी मतलब हमारी साइबर सिक्योरिटी में आता है कि साइबर इम्पैक्ट मतलब हमारे ऊपर पड़ सकता है कि किस तरीके से हमारी जो डिटेल्स हैं वो लीक हो जाती हैं AI का? क्योंकि अगर हमें आज के टाइम पर कोई क्वेश्चन भी पूछना है, कुछ भी अगर हमें निकालना है डेटा, तो हम तुरंत AI के पास जा रहे हैं। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पर भी चर्चा हुई है, लेकिन डेटा की जब बात आती है तो हर कोई मतलब तो आपने चैट GPT यूज़ किया है वैसे? चैट GPT बहुत कम। हाँ, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो चैट GPT भी आपको गूगल के थ्रू ही लिंक लॉगिन करवा लेता है, ठीक है। तो मैंने उस पर 20 दिन पहले क्या सर्च करी, उसके पास पूरी हिस्ट्री है। ओके। मैंने उससे पहले क्या किया, तो अगर आसान, मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैंने 20 दिन पहले सपोज़ उससे एक इमेज क्रिएट करवाई थी, वो इमेजेस भी आपको क्रिएट करके दे देता है और PPTs आपको बना के दे देता है। अब मुझे बाई चांस उसी, और वो मैंने डाउनलोड नहीं करी, मैं सेव करना भूल गई, मुझे उसी चीज़ पे दोबारा जाना है, तो मैं 20 दिन पुरानी अपनी हिस्ट्री पे जाती हूँ, उस पर क्लिक करती हूँ, मेरे पास वही का वही PPT या वही का वही इमेज बन के आ जाता है। तो कितना आसान हो गया आपके लिए। बहुत। एक मैं बहुत ही प्यारा सा वो वीडियो देख रही थी चैट GPT को लेके कि मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं चैट GPT के साथ इमोशनल बातें भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं आज ही की मैं बात बताती हूँ। मैंने किसी की स्टोरी देखी और उन्होंने जस्ट टाइप मैसेज हाय हेलो हाउ आर यू, और तो चैट ऐसे रिप्लाई आ रहे थे जैसे कोई व्यक्ति आपसे चैट कर रहा हो, कोई पर्सन आपसे चैट कर रहा हो, और एकदम इमोशनली कनेक्ट होकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वो आप देखिए, आपकी जो हिस्ट्री उसके पास है वो उससे आपके बारे में समझ चुका है। अभी क्या होता है, मैं जैसे कई बार चैट GPT से कई बार ये बोल रही हूँ कि मुझे कोई रील बनानी है अगर इंस्टा पे, तो उसके कुछ टेक्स्ट को बेटर करने के लिए मैंने AI को बोला। अगली बार मैं कुछ भी सर्च कर रही हूँ, वो मुझे बोलता है क्या मैं आपको इसके ऊपर रील बना के दे दूँ। वो खुद मेरे से पूछ रहा है कि, क्योंकि उसको मेरी पिछली हिस्ट्री याद है कि मैंने एक उसको बोला था कि शब्द, कई बार आपको शब्द नहीं मिलते अच्छे जो आपको रील में डालने हैं, तो आपने अगर उन सिर्फ शब्दों के लिए भी रिक्वेस्ट किया था चैट GPT को कि भाई इस स्टोरी को थोड़ा बेहतर बना दो, उस स्टोरी को बेहतर बनाने के बाद अगली बार वो आपसे पूछ रहा है क्या मैं इस चीज़ की भी स्टोरी बना दूँ, क्या मैं इस चीज़ को भी आपको रील में कन्वर्ट कर दूँ, क्या मैं इस चीज़ को भी आपको एक वीडियो का आइडिया देता है। ऑब्वियसली वो खुद तो आपको तो उसमें फ्रेम में नहीं डाल सकता, बट इट विल गिव यू एवरीथिंग।
तो ये जितना हैरान, जितना आसान करने के लिए है, उतना ही आप सोचिए ना कितनी डरावनी बात भी है कि आपकी हर चीज़ उसके पास है और उसे पता है कि आप करते क्या हो। लोगों को लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो रही है। एक ऐप जो आपको पूरी तरीके से चीज़ें तैयार करके दे रहा है, आपको क्वेश्चन तैयार कर रहा है, आपकी पीपीटी तैयार कर रहा है, और ये कोई नहीं सोच रहा है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, सब। आप अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनवा लीजिए उससे, आप अपने शादी और बच्चे के बारे में पूछ लीजिए उससे। तो एक बहुत ही प्यारा जोक चल रहा था इसके बारे में कि एक बंदी उसको, मतलब जो उनका एस्ट्रोलॉजर होता है, उन्हीं की कुंडली चैट जीपीटी से निकलवा के एस्ट्रोलॉजर को भेज देती है। तो कितना इंटरेस्टिंग मतलब एस्पेक्ट है। नहीं सेफ तो देखिए वही बात है कि सेफ, बट उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी हिस्ट्री सेव ना करें। उसमें भी आपके पास वो ऑप्शंस देता है कि आप अपना कोई भी, पर आप आसानी के लिए खुद ही उसको डेटा देते हैं। अल्टीमेटली सारा खेल सिर्फ डेटा का है। तो आपको जितनी रक्षा अपने बेटे की करनी है उतनी ही अपने डेटा की करनी है। तो यही चीज़ आपको खुद समझनी है। आपको अगर ऐसा लगता है आप समझदार हैं, आपने हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, आप किसी को OTP देते नहीं हैं, बट सपोज़ OTP भी नहीं देते तो भी क्रिमिनल्स के पास कितने तरीके हैं आपके OTP लेने के। वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ख़ास तौर से हमारे सीनियर सिटीजन्स और किड्स, ये लोग बहुत वल्नरेबल हैं। डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमारे मोदी जी ने खुद मन की बात में बात की। डिजिटल अरेस्ट के बहुत ज़्यादा मामले बढ़ गए। बिल्कुल, उसके बावजूद आप सोचिए ऑलमोस्ट आई थिंक 8 मंथ्स हो चुके हैं या 6 मंथ्स हो चुके हैं जब मोदी जी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात की। तो आपको क्या लग रहा है उसके केसेस अब नहीं आ रहे? उसके केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपके सामने पीछे एक पुलिस वाले का पूरा सेटअप बना हुआ है, गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है, BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है, जो आदमी है वो पूरे वर्दी में बैठा है। तो आपको जैसे ही आप ये माहौल देखते हैं आप घबरा जाते हैं। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब तो डार्क वेब पे अवेलेबल है ही। अब वो इसी बात को बोलेंगे कि मैम आपका आधार नंबर ये है, हाँ, आपका पैन नंबर ये है, हाँ, तो आपका ये जो है रॉन्ग कस्टम्स में यूज़ हुआ है, गलत जगह पर ड्रग्स इस पैकेट में जा रही थी और आपका आधार उससे लिंक्ड हुआ है, इसलिए आपको तमाम ये सारे FIRs आपके अगेंस्ट हो गई हैं। आपको अब आके आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो फिज़िकल अरेस्ट हो जाइए या डिजिटल अरेस्ट हो जाइए। आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो बस डिजिटल अरेस्ट ही कर लो। उसने आपका ट्रस्ट जीत लिया। उसने आपको ये बता के कि आपका आधार नंबर ये है और पैन नंबर ये है और आप इस जगह रहते हैं और ऐसा है, ये सब बोल के उसने आपका ट्रस्ट जीता और आप बह गए। आपको लगा मुंबई से भी एक मामला सामने आया था, आई थिंक 6 और 7 मंथ बिफोर एक मामला सामने आया था जिसमें इसी तरीके का था कि वो बोल रहा है मैं आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ, तब वो डर के। इससे बचने के लिए आप ये मान के चलिए कि आपका डेटा लीक्ड है, ये मान के चलिए। उसके बाद जब वो कुछ और बोल रहा है कि कस्टम का पैकेट मैंने भेजा ही नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, फ़ोन कट। उससे पहले जब उसने आपका ट्रस्ट जीत लिया है ना, वहाँ से घबराना नहीं है। मान लीजिए कि आपका सारा डेटा उनको, क्रिमिनल्स को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप कभी भी बैंक जा रहे हैं, कहीं भी कोई आजकल मतलब अब ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं और मास्क्ड आधार आने लग गए हैं। उससे पहले आप आम तौर पर कोई भी छोटी मोटी चीज़ के लिए भी कहीं जाते थे तो आपसे बोला जाता था मैम आधार दीजिए, आप आधार देते थे और डन। तो वो आप सोचिए वो पेपर कहाँ कहाँ पड़ा है, डिजिटली भी पड़ा है और फिजिकली भी पड़ा है। बस एक आइडेंटिटी थेफ्ट ही तो करना है एक बंदे को, वो बनेगा और आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी हमारे दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए कि वो कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे अवेयर रह सकते हैं।
तो आज के समय पर अगर हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, डिजिटली कुछ भी सेफ नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से सेफ रह सकते हैं। आप उनके पॉजिटिव पॉइंट को रखिए, नेगेटिव पॉइंट्स को आपको किस तरीके से इग्नोर करना है, किस तरीके से उनसे बचना है और किस तरीके से सेफ रहना है। इस एपिसोड में हमने आपको बताया और इसी के साथ सेफ रहिए, अवेयर रहिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।